सास बहू के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा और नफरत के वाकयात कोई नए नहीं है, लेकिन अमीरा बीबी ने जब अपने बड़े बेटे की शादी की और बहू घर लेकर आई तो लोग सास और बहू की मोहब्बत की मिसालें देने लगे। बहू नसीम में ऐसा क्या था जिसका जादू उसकी सास पर चल गया? मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। नसीम की सास बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। नसीम ने देखा तो उससे रहा न गया और दौड़कर सास के पीछे पहुंच गया। अरे अम्मा क्या कर रही है? मैं खुद कर लूंगी, छोड़ ना। अरे नहीं भाई, काम काज करते रहना चाहिए, हाथ पांव चलाते रहना चाहिए। पता है तेरी देवरानी कल मुझसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? अम्मा हाथ पांव चलाती रहा करो वरना बीमार हो जाओगी। बड़ी आई डॉक्टर यानी। अब मैं कुछ कहूंगी ना तो तुम्हारी चहेती बहू की बुराई हो जाएगी। वैसे ये पतीली तो काली है। हाँ हाँ मांझ तो रही हूँ। अम्मा छोड़ ना, मैं कर लेती हूँ ना, मैं कर लेती हूँ, छोड़। अच्छा अल्लाह तेरा भला करे। अच्छा तू ये बर्तन धो ले, मैं मुर्गियों को दाना डाल के। अरे अम्मा मैं कर लूंगी सब, तू सीन में जाके बैठ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। ऐसी बात क्या करनी है, यहीं पे कर ले। तेरी चहेती बहू सुन लेगी ना, वहां जाके बैठ, आराम से बात कर। बस मैं आती हूँ 2 बर्तन। अच्छा अच्छा अच्छा। नसीम ने जल्दी जल्दी बर्तन धोकर ठिकाने से रखे और दोपट्टे से हाथ पोंछती हुई बाहर आंगन में चली गई जहां उसकी सास मौजूद थी। नसीम उसके बराबर में बैठ गई। अम्मा मेरी माँ ना मेरे भाई के लिए रिश्ता तलाश कर रही है, तो मैंने तो अपनी प्यारी नन का नाम ले दिया। मेरी माँ तो बहुत खुश है। सही किया ना माँ मैंने? अच्छे बेटा ये वट्टा सट्टा ना हो जाए। अरे अम्मा मेरी शादी को इतने साल हो गए, मेरा भाई बहुत अच्छे काम पे लगा हुआ है और इन दोनों की जोड़ी भी अच्छी रहेगी। बस तू मान जा। देख बेटा सही से पूछ ले, ऐसा ना हो उसे कोई एतराज हो। अम्मा उसकी फिक्र नहीं करो, उसे मैं समझा लूंगी, बस तू राजी रह। अल्लाह तुझे खुश रखे, सुहागन रहे हमेशा। इस दौरान उसकी देवरानी भी वहां आ गई। सलाम अम्मा। भाभी ने ऐसा क्या कह दिया जो आप उनको इतनी दुआएं दे रही हैं? हमें तो मुंह तक नहीं लगाती। तुम जलो नहीं, ये मेरा और मेरी अम्मा का मामला है ना अम्मा? अरे तुम दोनों आपस में जलती कुड़ती क्यों रहती हो? हंसी खुशी जिंदगी गुजारो ना। नसीम ने अम्मा की हाँ में हाँ मिलाई और देवरानी को इस तरह देखा जैसे नसीम ने कोई किला फतह कर दिया। तेवर तो देखो इसके। अम्मा मैं तो खुद ही कहती हूँ तुम्हारी चहीती बहू है, मुझे तो एक आंख नहीं भाती, तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। अच्छा छोड़ो अम्मा। नसीम की नंद नसीम के भाई के साथ शादी करके ससुराल चली गई। पीछे उसका कमरा खाली हुआ तो देवरानी कमरे पर कब्जा जमाने का सोचने लगी। शब्बीर ने देखा कि नसीम और उसकी सास आंगन में बैठी हुई थी। सास धान फटक रही थी और नसीम सब्जियां काट रही थी कि अंदर से खटक पटक की आवाज सुनाई देने लगी। कैसी खटपट की आवाजें आ रही? मुझे लग रहा चूहे हो गए। अरे कितनी दफा सही से कहा है कि चूहे मार दवाई ला दे, मगर वो सुनता ही कब है मेरी। ऐसा कर तू देख क्या जरा। अच्छा मैं देखती हूँ। नसीम अंदर गई तो उसकी देवरानी भारी मेज खींचकर नंद के कमरे में ले जाने की कोशिश कर रही थी जो दरवाजे ही में फंस गई थी। क्या कर रही हो? भाभी दिख नहीं रहा आपको? मदद ही करवा दे मेरी, ये मेज अंदर नहीं जा रही। ये शबनम का कमरा है, अम्मा को ये बात पसंद नहीं आएगी, मत करो ये सब। पूरा कमरा खाली पड़ा है, अगर इस्तेमाल में आ जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? सास खुद आवाज देती हुई अंदर आई तो ये मंजर देखकर हक्का बक्का रह गई। क्या हो? अम्मा वो अरे छोटी बहू, ये शबनम का कमरा है और रहेगा। उठा अपना सामान। क्यों रहेगा? वो तो अपनी ससुराल गई। जाती है तो जाने दो, लड़कियों का मैके में आना जाना लगा रहता है। चलो मैं तुम्हारी मदद करवा देती हूँ, सामान नटवा देती हूँ। रहने दे भाभी, मुझे पता है अम्मी किसके कहने पे मना कर रही हैं। भाभी आपने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मैं भी नहीं छोड़ूंगी, आ जाए ये जरा। अरे देखो तो सही कैसी जबान चला रही है ये। जबान चल रही है? दोनों सास बहू मिलकर खटर पटर कर कर वट्टा सट्टा कर लिया और अब मेरे ही खिलाफ हो गई। मैं भी नहीं छोड़ूंगी। अरे मेरा हाथ तोड़ दिया। अरे उठा इसे। रहने दे, मैं खुद उठ जाऊंगी।
चुप पड़ी रहे। ये नखरे ना अपने मियाँ को ही दिखाना। जा दफा। देवरानी ने उठकर दोबारा कोशिश की और मेज अंदर ले गई। नंद के खाली कमरे पर नजर तो बड़ी बहू की भी थी, यानी नसीम की, लेकिन वो बड़ी चालाकी से काम ले रही थी। सास को देवरानी के खिलाफ भड़काती रहती थी और नतीजा ये निकला कि सास और देवरानी का झगड़ा जरा जरा सी बात पर होने लगा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि नसीम का देवर घर आया तो नसीम की सास के हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। बेटा माँ को इस हालत में देखकर परेशान हो गया। नसीम सास का सर दबा रही थी। अम्मा क्या हुआ? भाभी क्या हुआ अम्मा के? ये हाथ पे पट्टी बंधी हुई है। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा गिर गई थी तो चोट लग गई। तुम चलो खाना खाओ। नहीं फिर भी अम्मा आप बताएं क्या हुआ आपके? अरे नहीं, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाऊंगी। जा तू कमरे में जाके खाना खा ले। नहीं ऐसा कैसे? शौहर की आवाज सुनकर नसीम की देवरानी भी वहां पहुंच गई। मैंने धक्का दिया इनको। तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा इस छोटे से कमरे में गुजारा नहीं है। शब्दों का कमरा खाली था, मैं मेज रखने गई। इन्होंने तो बहुत हंगामा उठाया। इन्होंने मुझे धक्का दिया तो मैंने भी। अरे किसी ने किसी को धक्का नहीं दिया, होने वाली बात ही हो गई। अब तुम चलो खाना खाओ। भाभी ज्यादा लेपा पोती की जरूरत नहीं है, ये आप ही की लगाई बुझाई किया हुआ। मैं हाथ तोड़ दूंगा अगर मेरी माँ पे किसी ने हाथ उठाया। चले अम्मी हम हॉस्पिटल चलते हैं। अरे नहीं भाई, मामूली सी चोट है, मैं खुद सही हो जाऊंगी। छोटी बहू इसे खाना दे गरम करके। जा अंदर कमरे में जाके खाना खा ले। जा बेटा इसे खाना दे। नसीम उठकर जाने लगी तो देवरानी उसे खा जाने वाली नजरों से देखती रही। नसीम के घर का माहौल खिंचाव वाला चल रहा था कि अचानक उसके भाई का इंतकाल हो गया और उसकी नंद बेवा होकर अपनी मां के घर आकर अपने कमरे में रहने लगी। देवरानी को यह बात बहुत बुरी लगी और नसीम भी इस बात पे कोई खास खुश नहीं थी। इसलिए देवरानी और नसीम ने एका कर लिया और मां बेटी के खिलाफ हो गई। शब्बीर ने देखा कि नसीम की सास कहीं बाहर से हाँपती कांपती घर में दाखिल हुई तो सब सो रहे थे। उसने सब कमरों में झांका, कोई भी जाग नहीं रहा था। नसीम की सास को भूख लगी हुई थी। उसने फ्रिज खोलकर रात का सालन निकाला। किसी का इंतजार भी नहीं करती कि कोई खाएगा पिएगा मरेगा। और रोटी की पटारी खोली तो वो खाली पड़ी हुई थी। नसीम की सास को गुस्सा आ गया। कैसी बहुएं हैं ये, मेरे समझ से बाहर है। दो बहुएं होते के साथ एक निवाला रोटी का मैसर नहीं है। कैसी तन के सो रही है, देखो जरा। सास की आवाज सुनकर देवरानी कमरे से निकली। किसको कोस रही हैं आप? तुम्हें कोस रही हूँ और किसे कोसूंगी? हम आपके नौकर नहीं है। पकवा लेती ना उस मुस्तंडी से जो रात दिन बैठ के पलंग तोड़ती रहती है। क्या हो गया? मेरी बेवा बेटी को तू मुस्टंडी कह रही है हर्रापा? क्या हुआ अम्मा, क्यों परेशान हो रही हो? मेरे कानों में इनकी आवाजें आ रही थी। इनका बस चले हम दोनों माँ बेटी को कत्ल करके पूरे घर पर कब्जा कर लें। मरती भी तो नहीं हो तुम दोनों। मर जाओ तो हमारी जान छूटे। वहां गई तो शौहर को खा गई और यहाँ आकर हमारी जिंदगी बर्बाद। शोर शराबा सुनकर नसीम भी बाहर निकल आई। अम्मा तुम्हारी छोटी बहू सही तो कह रही है, हमेशा नौकरों की तरह काम करवाया तुमने, अब इस लाडो रानी से भी तो काम करवाओ ना। नहीं करेगी ये कोई काम, समझी तुम दोनों? और ये इतना ही खटकती है ना तुम दोनों की आंखों में, तो दफा हो जाओ यहाँ से। चल बेटा, तूने भी खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। तू आटा गूंद के दे, मैं रोटियां पकाती हूँ। चल दफा कर इनको। क्या बकवास है। नसीम का घर साजिशों का गढ़ बन गया था। नसीम ने सास और देवरानी को आमने सामने ला खड़ा किया था, लेकिन देवरानी भी कुछ कम नहीं थी। उसने सास से अपने किए की माफी मांगी और भाभी के खिलाफ ऐसा भड़काया कि सास के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। एक दिन नसीम की सास धूप में बैठी थी कि बड़ी बहू नसीम चापलूसी करने आ गई। लाओ अम्मा, मैं बाल बना दूं। चल हट, तेरी हकीकत ना सारी खुल गई है मेरे ऊपर, हैं? अरे लोमड़ी भी ना अपने गोल पे हमला नहीं करती। तू क्या समझ रही है? मेरी बेटी ससुराल चली गई तो तू उसके कमरे पे कब्जा करेगी, हैं? तूने तावीज गंडे कराए हम दोनों माँ बेटियों पे। अरे बड़ी दी, मैं तेरी उम्र का लिहाज कर रही हूँ और तू मुझ पे इल्जाम लगा रही है, साजिशी और जादूगरनी कह रही है।
बोलूंगी बोलूंगी 100 दफा बोलूंगी। है तू जादूगरनी नहीं होती तो मेरे बेटे को पता नहीं चल जाता कि तू चोंचे लड़ाती है अपने यारों से मोबाइल पे। मैं खोलूं जबान? तेरी जवानी के जो गुल खिलाए हुए हैं ना, वो बूढ़ा खूसर जो तुझे देख के आहें भरता है, बताऊं तेरी औलाद को? सास ने नसीम को धक्का दिया और बड़बड़ाती हुई घर से बाहर निकल गई। निकाल के बड़ा दिमाग चलता तेरा, बुरा दिमाग चलता तेरा है? लिहाज कर रही हूँ तो सर पे चढ़े जा रही है। अरे दफा मर यहाँ से, निकल। नसीम का सर दीवार से लगा था और कुछ देर के लिए उससे चक्कर आ गए थे। जरा संभली तो गुस्से के आलम में घर से निकलकर सास को ढूंढने लगी और जब सास दिखाई दी तो खेतों में घास काट रही थी। नसीम बिजली की सी तेजी के साथ सास की जानिब लपकी। उसने रास्ते से 2-4 पत्थर उठाए और फिर उसे एक डंडा नजर आ गया। नसीम ने डंडा उठा लिया और सास के सर पर पहुंचकर इस तरह डंडे बरसाने लगी जैसे लोहा कूट रही। पुलिस ने खेत से अमीरा बीबी की लाश बरामद कर ली। तफ्तीश की तो सच सामने आ गया। नसीम ने अपनी सास के कत्ल का एतराफ कर लिया। बाकी कहानी पुलिस की जुबानी सुन लीजिए। 20 अक्टूबर को थाना कस्बा गुजरात के हदूद में एक बुजुर्ग खातून का जो है, जिनका नाम जो है अमीरा माई है, उनका मर्डर हो जाता है। लाश जो कि हमें खेतों से मिलती है, मकई की फसल से। और ये एक चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए बिल्कुल इस वजह से था क्योंकि इसके अंदर हमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी कि किसने मारा है या क्या इसके पीछे रीज़न हो सकता है। ये कोई रॉबरी का केस था अटेम्प्टेड, क्योंकि उनके कानों में से बालियाँ मिसिंग थी, उनके और भी ज्वेलरी वगैरह मिसिंग थी। तो ये काफ़ी इसमें शक व शुबात है कि ये रॉबरी का केस है या फिर कोई पर्सनल एनिमिटी का है। उसके हवाले से डीएसपी सनावा और एसएचओ कस्बा गुजरात की जो है ना, आपका इनकी निगरानी में टीम बनाई गई और इनको ये टास्क दिया गया। और इसके अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किए। सबसे पहले इन्होंने जो रॉबरी का एंगल, जो डकैती का एंगल था, उसको रूल आउट करते हुए घर के जो अफराद हैं उनकी तहकीकात शुरू। और तफ्तीश के दौरान बिल्कुल ये पता चला कि जो ये बुजुर्ग खातून थी, इसकी बेसिकली जो बहू थी, वो इसके अंदर सारे उसके अंदर मामले के अंदर इन्वॉल्व थी, जिसको पकड़ा गया, जिससे बाद में ये बरामदगी वगैरह भी हुई जो उसके कानों से। और जो वजह अनाद इसके अंदर बेसिकली ये था कि उनके सास बहू की आपस में लड़ाई थी और डेली इनकी किसी बात पे तू तकरार हो जाती थी। और ये है मुबैना मुल्जिमा नसीम, जिसने अपने गुनाह का एतराफ कर लिया था। लड़ाई झगड़ा था तो वालों से जागी, मेरी गलती है। केड़ी चैनल कतल कीते तुसा? सोटी मारी है। ये पूरा वक्त जेड़ा धोती में कतल कीते, क्या किया होने मार? झगड़ा झगड़ा था मेरे मोह पियो ते मां को जुबान मरे मिराएगी। लमा उसे चाह के कर खनी, मेरी गलती है। मुजफ्फरगढ़ में कत्ल का वाकया निहायत अफसोसनाक है। छोटी छोटी रंजिशों ने एक बड़े सानहे को जन्म दिया और एक इंसानी जिंदगी जाया हो गई। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जिला पाकपतन के इलाके आरिफ वाला थाना की हुदूद में एक ऐसा शादीशुदा बिजनेसमैन रहता था जिसे एक ऐसी औरत से इश्क हो गया जिसका भाई मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस था। जब उसका इश्क जोरों पर था तो उस औरत के भाई की तरफ से उसे धमकियां मिलने लगी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जावेद की कार उसकी फैक्ट्री के दरवाजे पर पहुंची तो चौकीदार सलूट मारकर खड़ा हो गया। चौकीदार ने गेट खोला, कार अंदर दाखिल हुई। इर्द गिर्द मौजूद मुलाजमिन सलूट मारते नजर आए। कार से सबसे पहले एक गार्ड निकला, उसने दरवाजा खोला। जावेद कार से निकलकर इमारत में दाखिल हुआ। लिफ्ट पर मामूल मुलाजिम ने अदब से लिफ्ट का दरवाजा खोला। जावेद दूसरे फ्लोर पर पहुंचकर एक लॉबी से होता हुआ अपने दफ्तर में पहुंचा तो वहां उसकी सेक्रेटरी ने खड़े होकर उसे सलाम किया और वो अपने चैम्बर में कुछ इस तरह की बातें करता हुआ चला गया। आज की कोई खास बात, कोई फोन कॉल्स या ईमेल्स वगैरह? जी सर, एक ईमेल आई है, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ, आप देख लें। किसकी है? कोई अशरफ साहब है। अशरफ साहब? कौन अशरफ साहब? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आप जरा चाय भिजवा दें। अच्छा सर, वो एक नंबर से जो है ना, वो 10 से 12 कॉल्स आ चुकी हैं। अपना नाम नहीं बता रहे वो, लेकिन वो कह रही हैं उनको आपसे बात करनी है। कॉल बैक कीजिए उनको। ठीक है सर, वो कॉल तो अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ। आप जरा एक कप चाय भिजवा दें। ठीक है, ओके, मैं भिजवा देती हूँ। चाय भिजवाओ सर के लिए।
जावेद ने लैपटॉप खोला तो एक स्क्रीन पर एक ईमेल के साथ एक खूबरू औरत की तस्वीर भी दिखाई दी। जावेद ने मेल पढ़ना शुरू की जो कुछ इस तरह थी। मिस्टर जावेद, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप शादीशुदा होकर एक औरत को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये खातून जिनकी तस्वीर मैंने भेजी है मेरी रिश्तेदार है और मेरे बारे में आपको जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। खुदा हाफिज। जावेद के माथे पर परेशानी की लकीरें उभरना शुरू हो गईं और वो किसी गहरी सोच में पड़ गया। अभी वो ईमेल में नजर आने वाली औरत को फोन करने ही वाला था कि मुलाजिम चाय रखकर चला गया। जावेद ने निगहत नामी खातून को फोन मिला दिया जो गालिबन उसकी महबूबा थी। हेलो। हेलो निगहत, क्या कर रही हो? क्या हो गया डार्लिंग, सब खैरियत तो है ना? अरे यार, अभी मेरे पास एक ईमेल आई है और उसमें तुम्हारी तस्वीर है। वो बंदा कह रहा है कि ये मेरी रिश्तेदार है। अगर तुमने इससे ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए तो नताइज बहुत बुरे होंगे। मेरी तस्वीर भेजी है? ओह माय गॉड, मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। ज़रूर हमें कोई ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा होगा। कहीं ये तुम्हारी बीवी की तो हरकत तो नहीं है? शायद उसे हमारे ताल्लुकात का इल्म हो गया हो जब भी उसने ये ड्रामा किया हो। अरे नहीं, वो इतने काबिल नहीं है कि वो ये सब कुछ करे। डार्लिंग, क्यों परेशान होते हो? जस्ट फॉरगेट। शाम में मिलते हैं ना? हाँ, अब तो तुमसे मिलना ही पड़ेगा। मिलता हूँ मैं तुमसे शाम को। ओके, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़। जावेद के 3 छोटे छोटे बच्चे थे जो अपने चचा के साथ रहते थे। जावेद बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर में रहता था और उसका छोटा भाई ही बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की जिम्मेदारी पूरी करता था। नामालूम ब्लैकमेलर्स ने जावेद और निगहत के दरमियान ताल्लुक की खबर उसकी बीवी तक पहुंचा दी थी, जिसके बाद जावेद ने परेशान होकर सारी सूरत हाल अपने देवर को सुना दी। शब्बीर ने देखा कि जावेद की बीवी व्हाट्सएप देख रही थी कि अचानक उसके शौहर और निगहत नामी औरत की तस्वीरें डाउनलोड होना शुरू हो गईं। ये किसी गुमनाम आईडी से भेजी जा रही थी। जावेद की बीवी घबरा गई और अपने देवर को ढूंढने लगी। काशिफ, काशिफ, क्या हो भाभी? दिखा? कौन है ये औरत? दिखा? ओह माय गॉड, भाभी आप गुस्सा मत कीजिएगा, मगर मुझे किसी ने बताया था कि भाई किसी और औरत के साथ घूमते फिरते हैं। जावेद और एक अजनबी औरत जावेद की बीवी के लिए नासूर बन गई थी और फिर एक दिन जब जावेद घर पहुंचा तो उसकी बीवी उस पर बरस पड़ी। जावेद ने अपनी कार पार्क की और बीवी के कमरे में पहुंचा तो उसने किसी गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया। घर का ख्याल आ गया आपको? हाँ यार, आज काम बहुत ज़्यादा था इसीलिए देर हो गई। तुम सुनाओ, कैसी है तबीयत तुम्हारी? और बच्चे कहाँ हैं? आपको क्या फिक्र है बच्चों? आप जाइए, जाके रंग रलियां मनाइए। पागल हो गई हो क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, मैं पागल हो गई हूँ? कौन है ये लड़की? दोस्त है, जानता हूँ, दोस्त है मेरी। दोस्त है तो ठीक है, फिर ऐसी मैं भी किसी को दोस्त बना लेती हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? बकवास कर रही हूँ। मैंने पूछा है कौन है ये लड़की और क्यों है तुम्हारे साथ। कहा ना दोस्त से मेरी अच्छी लगती है, बस हो गई तसल्ली। वेंडन, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो बराए मेहरबानी मुझे तलाक दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। टांगे तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। अब कोई फजूल बात की ना। अरे अच्छी लगती है, कोई जुर्म तो नहीं है ना? मुझे कर लो उससे शादी। वक्त आएगा तो ये भी कर लूंगा उससे शादी। और ये काशिफ कहाँ है? काशिफ, काशिफ, सीने भड़का है ना तुमको? देखता हूं मैं। जब तुम्हें किसी बात का पता चल गया था तो जरूरी था किसी फेक आईडी से इस तस्वीर को भेजना। मुझे पता चला था कि वो अच्छी औरत नहीं है और आपका घर बर्बाद करेगी, इसलिए मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आपको फेस कर सकूं। इसलिए मैंने भाभी को भेजी ताकि वही आपसे बात करें। तुम दोनों जो हो सकता है तुम दोनों से करो। मैं अब उससे शादी करके रहूंगा, ये कोई खैर शरई नहीं है। लेकिन भाभी में ऐप किया है और दूसरी शादी, वैसे ज्यादती है।
इसी दौरान चचा भी वहां आ गया। बड़े भाई से इस तरह बात करते हैं? चलो तुम अंदर जाओ, देखता हूं मैं। जावेद, तुम मेरे साथ आओ। जावेद हर तरह से फंस चुका था। एक तरफ एक नामालूम शख्स उसे ईमेल पर धमकियां दे रहा था और दूसरी तरफ पूरा घर उसकी दूसरी शादी के खिलाफ था। जावेद चूंकि पैसे वाला था, इसलिए पूरा खानदान उससे दब के रहता था। जावेद का चाचा और छोटा भाई काशिफ उसे दूसरी शादी से रोकना चाहते थे। वो चाहते थे कि वो किसी तरह अपने इरादे से बाज आ जाए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो जावेद को कैसे रोकें। उधर नामालूम ब्लैकमेलर्स ने बाकायदा जावेद की रैकी करना शुरू कर दी। ये शायद निघत के रिश्तेदार थे जो निघत को इस शादी से रोकना चाहते थे। शब्बीर ने देखा कि जावेद के पास एक सीसी फुटेज भेजी गई थी जिसमें उसके बच्चे स्कूल से निकलकर अपने चचा के साथ गाड़ी में घर जाते देखे जा रहे थे। अभी जावेद ये फुटेज देख ही रहा था कि किसी की कॉल आ गई। हेलो, कौन? सीसीटीवी फुटेज देख ली? सब पता है तुम्हारे बच्चे कब और कहां जाते हैं। जरा ख्याल रखना। खुदा हाफिज। जावेद घबरा गया और वो किसी गहरी सोच में चला गया। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गाड़ी से उतर, जो बोल रहा हूं वो कर। चलो बच्चों। बच्चे नहीं, सिर्फ तू उतरेगा। जल्दी उतर वरना गोली मार दूंगा। उतर। गाड़ी से उतर गया और नामालूम लोग बच्चों को कार समेत अगवा करके ले गए। कहानी जब बच्चों के अगवा तक पहुंची तो शब्बीर पर एक हैरतनाक इंकशाफ हुआ, और वो इंकशाफ ये था कि पूरी कहानी में ना तो कोई औरत थी और ना कोई अगवाकार। ये सब एक ड्रामा था, और वो क्या ड्रामा था ये आप पुलिस की जबानी ही सुन लीजिए। 18/11/23 को सिटी आरफवाला थाना में एक बड़ा अंदरनाक केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें जावेद नामी बिजनेसमैन जो फार्मास्यूटिकल का बिजनेस करता है, उनके बच्चे जो डीपीएस स्कूल के तालिब इल्म हैं उनको अगवा करने की कोशिश की गई, थ्रेट्स की गई। बेसिकली ये एक्सटॉर्शन का केस था जिसमें 3 करोड़ भत्ता डिमांड किया गया था। फेसबुक मैसेंजर के जरिए इनको मैसेज दिया गया। बाद में बच्चों को किडनैप करने की कोशिश की गई। इससे पूरा घर खाइफ हो गया और बड़े परेशानी के आलम में पुलिस से उन्होंने रजू किया। इसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जनाब आरपीओ मियां महबूब रशीद साहब, डीपीओ कैप्टन ट्राय तारिक उलैद साहब की हिदायत पर खसूसी टीम तश्कील दी गई। आईटी के एक्सपर्ट इसमें हमारे जो हैं उन लड़कों ने बड़ा अच्छा काम किया और पूरा टीम वर्क करके हमने चंद ही घंटों में इस केस को ट्रेस किया। और बदकिस्मती से जो मुस्तगीस मुकदमा थे, काशिफ जावेद के भाई मुदई बने थे, वही इसका मरकजी किरदार निकले। सारे इस मंसूबा साथ भी वही थे। वाला जिला पाकपतन में पिछले दिनों एक बड़ा अंदोनाक और दिलखराश वक़ुआ पेश आया है। जो इस मुकदमे का मरकजी किरदार काशिफ भट्टू है, उसने अपने जो रिश्तेदार है उसके साथ प्लान करके अपने भाई को पहले मैसेंजर पे डराया, जो कि फार्मास्यूटिकल का एक बिजनेसमैन है, और उससे रैंसम की जो है वो डिमांड की। और ये है इस ड्रामे के मास्टरमाइंड। मेरा नाम जी काशिफ भट्टू, मैं जावेद भट्टू का छोटा भाई है। जावेद भट्टू मेरा भाई वड्डा भाई बिजनेसमैन है, ठीक है। उन्होंने मैं मैसेंजर ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਤੇ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਂ ਡੀਪੀਐਸ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾ, ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਆਰਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਦਈ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਵਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ
राब्ता कर। शब्बीर का कहना है कि पैसे की लालच इंसान को क्या से क्या बना देती है। सगे रिश्तेदारों का खून भी सफेद हो जाता है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। जिंदगी की गाड़ी खींचना तो बहुत सुना था, लेकिन इसकी अमली तस्वीर भी शब्बीर ने देख ली है। ज़ईफों और बेसहाराओं के लिए जिंदगी की गाड़ी खींचना बहुत मुश्किल है। डस्का की 70 साला अजरा बीबी बहुत खुददार औरत है। रिस्क हलाल कमाने के लिए वो जो कुछ करती हैं, ये आप भी देख लीजिए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि गांव की सड़क पर अजरा बीबी अपना ठेला ढकेलते हुए चली जा रही थी। बुढ़ापे और कमजोरी के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती और सड़क के किनारे कहीं अपना ठेला लगा लेती है। कभी कभी कोई राहगीर उनकी मदद कर देता है। ठेले पर एक तिपाई रखी हुई दिखाई दी जो अजरा बीबी के बैठने के काम आती है। कभी सड़क के किनारे कोई ग्राहक ना आए तो अजरा बीबी गलियों महल्लों में निकल जाती हैं, जहां बच्चे लोबिया, चने और इमली का मजेदार पानी खरीदते हैं, बल्कि अपने लाए हुए बर्तनों में घर भी ले जाते हैं। शब्बीर ने अजरा बीबी को किसी को मना करते नहीं देखा। जिसने जितने का सामान मांगा उतने का सौदा दे दिया। शब्बीर का कहना है कि ये दुनिया है, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। गुर्बत और अमारत से ताल्लुक रखने वाले किरदार रोजमर्रा के मुशाहिदे का हिस्सा है, लेकिन अजरा बीबी के सब्र हौसले और कनात ने शब्बीर का तजस्सुस बढ़ा दिया है और वो ये जानना चाहता है कि अजरा बीबी की कहानी दरहकीकत है क्या। अजरा बीबी के शौहर का कुछ बरस पहले इलाज की सकत न होने की वजह से इंतकाल हो गया था। शौहर बीमारी से पहले कुछ न कुछ कमा लेता था, लेकिन बीमारी के आलम में तो घर में फाके पड़ने लगे। तब अजरा बीबी ने अपने शौहर की जान बचाने और 4 बच्चों का पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन शौहर की जान न बच सकी। अब 3 जवान बेटियां हैं और किसी न किसी तरह उनकी शादियां भी करा दी। कुदरत की सितम ज़रीफी देखिए कि एक बूढ़ी ज़ईफ गुर्बत की मारी माँ के नसीब में जैसे खुशियां ही नहीं थी। 2 बेटियों के शौहर गुर्बत और फाका कशी झेलते झेलते इंतकाल कर गए और एक बेटी को तलाक हो गई। अब अजरा बीबी हैं, उनकी बेवा और तलाक याफ्ता बेटियां उनके बच्चे हैं और उनकी वाहिद कफील सिर्फ और सिर्फ अजरा बीबी। अजरा बीबी करे तो क्या करे, किसी के सामने हाथ फैला नहीं सकती, बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। सर्दी गर्मी झेलते बच्चों के लिए नानी ही वाहिद सहारा है। शब्बीर ने अजीब मंजर देखा। जब अजरा बीबी सुबह सवेरे चने और लोबिया की चाट तैयार करती है तो उसकी बेटियों के भूखे बच्चे उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। नानी थोड़ा बहुत उन्हें जो कुछ दे देती है, ये बच्चे आधे पेट से भी कम ग़िज़ा खाकर उसी को गनीमत समझते हैं। अजरा बीबी के खस्ता किराए के मकान में न चारपाई है, न कंबल, न चादरें। बेटियां और बच्चे किसी न किसी तरह जमीन पर सो जाते हैं और अजरा बीबी ठेले को ही अपना बिस्तर बना लेती हैं। अजरा बीबी सुबह से शाम तक इधर से उधर ठेला लिए फिरती है। एक छोटी सी पतीली में बनाई गई चाट भी पूरी नहीं बिक पाती। वो 2-4 पैसे मिल जाते हैं, वो उसे मुश्किल में डाल देते हैं। बच्चों के लिए चादर तकिया खरीदने का ख्याल आता है तो भूखे रह जाने का खौफ उसका हाथ रोक देता है। शब्बीर ने अजरा बीबी के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। वो हर वक्त किसी न किसी गहरी फिक्र में डूबी नजर आती है। मकान किराए ते बिल बिजली नहीं मेरे को दिते जाते पे तो मैं मेहनत करके अपने बच्चे पालनी आ। किराए 7000 रुपया किराया भी देनी आ, अपने बच्चों का भी पूरा करनी आ। ते ठीक है, मैं सिर्फ तली करना नहीं चाहती किसी अगे, ते जो किसी ने अपने आप मदद करनी हो तो कर सकता। शब्बीर ने अजरा बीबी के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। वो हर वक्त किसी न किसी फिक्र में डूबी रहती है। अजरा बीबी के अतराफ एक दुनिया है जो अपनी दुनिया में गुम है। शब्बीर अजरा बीबी की खुददारी को सलाम करता है और उम्मीद करता है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा और इंसानों से मोहब्बत करने वाले लोगों को जब अजरा बीबी के हालात का इल्म होगा तो वो खामोशी से उसकी इज्जत नफ्स को मद्देनजर रखते हुए उसकी मदद जरूर करेंगे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे
ऑफ करंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।